हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस बीपीएससी एमडीओ का जो विज्ञान का सवाल आया था या साइंस का सवाल आया था। ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अपलोडेड है, बाकी रेस्ट ऑफ द सवाल अपलोडेड है। विज्ञान का ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आया है। कुछ कुछ सवाल है जो 11-12 का है वो आप स्किप कर सकते हो, बट कुछ कुछ सवाल अच्छा है। सो दिस इज अ मैच प्रैक्टिस फॉर यू फॉर 13 सितंबर। ध्यान से सुनना, जिसको आंसर आता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको नहीं आता है वो सुन लेना और समझ लेना और सीख लेना। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ। ये सवाल मैंने करा चुका है, ठीक है। आप इसको ही पता होगा, सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके पहले जाने से पहले थोड़ा सा वार्म कर लेता हूँ। राइबोसोम्स जाने से पहले आप पहले समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझो आपके बॉडी में जो अभी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? आपके बॉडी को फ्रेमवर्क देना। ठीक है, आपके बॉडी को फ्रेमवर्क देना, सपोर्ट करना आपकी बॉडी को। तो सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल को सपोर्ट करता है। दैट इज द वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो डायग्राम है यहाँ पे। This is endoplasmic reticulum. The one is this smooth endoplasmic reticulum. रुको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ध्यान सुनो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो लिपिड को सिक्रीट करता है। लिपिड बोले तो फैट, वसा। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके ऊपर खुरदुरा सा चीज होता है जिसको अपन कहते हैं राइबोसोम्स। और इसका क्या होता है काम? इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। जो आप प्रोटीन खाते हो उसका सिंथेसिस करता है कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्लियर हो गया? रेस्पिरेशन मैंने करा दिया, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का आपको डिफरेंस क्लियर करा दिया था। फोटोसिंथेसिस आपको करवा दिया था, C6H12O6 कैसे बनता है, प्रोसेस पूरा बता दिया था, 3 स्टेप्स में बनता है। वो मैंने लाइव प्रोसेस वाला वीडियो में करा दिया था। लाइव प्रोसेस वीडियो देख डालना, आपको याद होना चाहिए। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? समझ रहे हो? ये सवाल आ गया। सेल कितना इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रोसेस है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये क्लियर हो गया ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स याद हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आय हाय हाय, क्या प्यारा सवाल है। व्हेन एन अंडा इज बॉइल्ड एंड चेंजेस इनटू सॉलिड कंटेंट देयर इज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से सवाल पूछ रहे हैं वो, है ना। पिछला बार मैं कोई सॉल्व कराया था, एमवीआई करवाया था या फिर डीएसओ करवाया था, तो उसमें सेम सवाल आया था, है ना। सो गिब्स एनर्जी पे एक सवाल पूछ रहा है। ध्यान सुनो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है, व्हेन एन एग इज बॉइल्ड एंड चेंजेस इनटू सॉलिड कंटेंट देयर इज। आप अंडा उबालते होगे प्रोटीन खाने के लिए। प्रोटीन अच्छा कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है ना इसके अंदर। एल्ब्यूमिन होता है शायद, हाँ एल्ब्यूमिन ही तो होता है प्रोटीन। देखो, जब आप अंडा लाते हो, अंदर में क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। जब स्टार्टिंग में आप किराना दुकान से लेकर आते हो, तो क्या होता है? अंदर में लिक्विड पार्ट होता है। अब लिक्विड पार्ट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो बहुत ही डिसऑर्डर होता है। आप कहोगे सर डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? अगर आप अंडे को ऐसे-ऐसे हिलाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अंदर में लिक्विड है, देयर इज़ अ मोबिलिटी है ना। अगर वो ऐसे-ऐसे आप हिलाओगे तो वो हिलते रहेगा, आपको दिखेगा। बट जब आपका बॉयल हो जाता है, जब आप खाने जाते हो अंडे या फिर घर पे बॉयल करते हो, उसके बाद आप देखते होगे वो डिसऑर्डरनेस खत्म हो जाता है, थोड़ा-सा सॉलिड हो जाता है। तो होता क्या है ना, जब हम अंडा जब रॉ स्टेज में है, तो लिक्विड है, अंदर में जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो लिक्विड स्टेट में। बट जैसे मैं उसको हीट दूंगा ना, ये लिक्विड स्टेट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में हो जाएगा। और जो इसका रैंडमनेस है, जो इसका डिसऑर्डरनेस है, वो विलुप्त हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? जो इसका एंट्रोपी है, डेल्टा एस, इसको कहते हैं अपन एंट्रोपी। एंट्रोपी आप अभी भी समझ सकते हो, बहुत बच्चे होते हैं बहुत चुलबुले होते हैं। बचपन में आप भी चुलबुले होगे, आप बहुत रैंडम चीजें करते थे। कभी मन करता था मंच खाने का, कभी मन करता था पार्ले जी खाने का, कभी मन करता होगा कुछ भी करने का। सो दैट इज अ केस ऑफ एंट्रोपी। सो व्हेन यू आर इन लिक्विड स्टेट, या फिर समझ लो गैसेस, सबसे अधिक गैसेस स्टेट का एंट्रोपी होता है। क्योंकि आप परफ्यूम मारते हो, तो आप समझ रहे हो, तुरंत तुरंत वो परफ्यूम निकल जाता है। और इसी तरह होता है सॉलिड में, एंट्रोपी एकदम कम हो जाता है, लिक्विड में थोड़ा अधिक रहेगा, और सॉलिड में तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स एनर्जी होता है, फ्री एनर्जी होता है, और डेल्टा एस होता है। फ्री एनर्जी मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मिश्रण होता है। और डेल्टा एस हो गया एंट्रोपी। तो जैसे आप लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, आपका एंट्रोपी, जो आपका डिसऑर्डरनेस है, जो आपका रैंडमनेस है, वो कम हो जाएगा।
आई होप इट इज़ प्रीटी मच क्लियर। ये थर्मोडायनामिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये समझ जाओगे तो समझ लो सारा आपका क्लियर हो गया है। और एक सवाल इससे फिक्स से पूछने वाला है, अभी तो मैंने कराया था 3 बार, मुझे ये सवाल दिखा है, एक एमवीआई में दिखा, शायद बीएसएससी में भी एक सवाल दिखा था मुझे। सो व्हेन एन अंडर डिक्रीज इन ऑर्डर, ये देखो जिसने भी मारा है इसने भी सही मारा है, डिक्रीज इन ऑर्डर, डेल्टा जी नेगेटिव का तो कोई कंडीशन ही नहीं होगा, नो चेंज इन डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता है। सॉलिड से लिक्विड, समझ रहे हो, लिक्विड से सॉलिड चेंज हो रहा है, लिक्विड में उसके पास रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, आराम से मूविंग कर रहा है, आप जब हिलाओगे अंडे को हिलाओगे तो आप देखो, आप महसूस कर सकते हो ना कि अंदर में कुछ है, रैंडमनेस है। बट जैसे वो बॉयल हो जाता है तो उसके बाद आप हिलाओगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना, वो सॉलिड हो गया है। क्लियर हो गया सारी चीजें, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आय हाय हाय, ये तो सवाल उसी दिन मैंने कराया था। रिपीट कितना हो रहा है पीवाई क्यू, आप देख रहे हो, नोट करते रहो। एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl। भाई उसी दिन हम लोग ने किया था HCl प्लस HNO3, और मैंने आपको ट्रिक से बताया था, 3 है, HCl दिख रहा है 3, और ये 1, 3:1 का रेशियो होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, HNO3 को 3 दे रहा है, दैट इज गलत, 1 इज गलत, 1 काटो, भाई ने भी सही किया है, ये भी कट गया, आंसर तो सीधे आ गया 2 एंड 3। फिर भी देख लो 2 क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इम्पार्ट येलो एंड ऑरेंज कलर टू एक्वा रेजिया, व्हिच इज वेरी वेरी ट्रू, सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, सही बात है, डिसॉल्व करता है। अगर आपका जो भी गोल्ड या प्लैटिनम पे ब्लैकनेस आ जाता है तो उसको आप जाते हो जोहारी के पास, जोहारी बोलते हैं ना उसको, सुनार के पास, सुनार भैया को बोलते हो कि आप चमका के दे दो, तो वो कुछ नहीं करता, वो एक्वा रेजिया में डाल देता है, डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण जितना भी जर्म्स है, जितना भी कालापन है, वो गायब हो जाता है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पीएच ऑफ एक्वा रेजिया इज ग्रेटर देन 7। भाई साहब, पीएच स्केल हमने आपको पढ़ाया है, 0, 7, 14, यहाँ से कम रहा दिस इज एसिड, इससे अधिक रहा दिस इज बेस। अब आप बताओ हमें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, अब दोनों का अगर मिलाऊंगा तो भाई हाईली एसिडिक होगा ना, बेसिक तो नहीं हो, ये कह रहा है ग्रेटर देन 7, मतलब बेसिक कैसे हो सकता है, एक एसिड और एक एसिड, दो भाई दोनों तबाही, दोनों मिलेंगे तो एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो 0 के पास इसका पीएच वैल्यू होता है, सो ये काट दो फोर्थ। आंसर क्या हो गया, 2 एंड 3। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पिक्चर पूरा क्लियर, एक्वारेजिया का सवाल अब गलत नहीं करोगे, समझ लो थीम, समझ लो, एक्वारेजिया से पूछ रहे, बेकिंग सोडा से पूछ रहे, स्लेट लाइम, क्विक लाइम, ये सारा चीज, जितना भी फॉर्मूला है सारा चीज याद कर लेना, अगर बोलोगे तो मैं करवा भी दूंगा वो चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते। द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर कॉल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। आई होप किसी को जरूरत ना पड़े, बहुत लोग होंगे जो यूज करते हो, बट ठीक हो जाता है, ये सारी चीजें यूज मत करो, मेरे काफी दोस्त है जो यूज करते हैं। सो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, देखो डिप्रेसेंट होता है ना, बहुत लोग होता है जिनको एंग्जाइटी थॉट्स आता है। अच्छा हाँ, ये उस टाइम पे भी बहुत चला था, सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चला था 2020 में कोविड के टाइम पे, तो एक एंगल ये भी चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा ट्रैंक्विलाइजर्स पे थे, मतलब डिप्रेशन का टैबलेट लेते थे वो, बहुत सारा टैबलेट्स लेते खाते थे, ये सारा चीज़ था, तो वो तो खैर अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी मिटाने के लिए। तो कुछ नहीं होता, ये सब जाता है आपके नर्वस सिस्टम, मतलब जो भी लेता है उसके नर्वस सिस्टम में जाता है और उसको थोड़ा सा काम कर देता है, उसको जो रिटार्डेशन पे डाल देता है, जो अभी हमारे थॉट्स जैसे चल रहा है, जैसे बहुत लोगों का थॉट्स होता है, बहुत रैंडम रहता है, जैसे आप कभी देखते होगे ना, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो तो आप बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हमारा एक्टिव स्टेट होता है। बट कई लोग होते हैं जिनको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, तो उसको सप्रेस करता है कौन, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस, आई एम जस्ट टेलिंग इट, कभी ये सब सेवन मत करना। अब कुछ और देख लो, एनाल्जेसिक्स क्या होता है, रिलीफ करता है हमारा पेन को, रिलीव्स पेन। अब जैसे हम लोग वर्कआउट करके आते हैं या फिर मान लो लेग्स वर्कआउट मारे, तो उसके बाद हम लोग को वो वॉलिन लगाना पड़ता है, या फिर एब्स मारे तो फिर वो थोड़ा पेन रिलीव करने के लिए क्या यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, रिड्यूस करता है फीवर, फीवर रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जो आप खाते हो पैरासीटामोल खाते हो, ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीपायरेटिक्स। एंटीहिस्टामिन्स कुछ नहीं है, एंटीहिस्टामिन्स एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसको ट्रीट करता है। पिक्चर पूरा क्लियर हो गया, हमने देख लिया क्या, ट्रैंक्विलाइजर्स हमने देख लिया, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीज करता है, मतलब ट्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल क्लस्टर। ओ भाई साहब, ये बहुत ही क्या बोले, ये तो 12वीं का सवाल है, मैं आईटी के टाइम जो पढ़ाता भी था ना अकेडमी पे, तो उसमें मैं पढ़ाया था मेटल क्लस्टर। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा तो बता देता हूँ, इसका तो एक चैप्टर पूरा आता है। मेटल क्लस्टर समझो, दो या दो से अधिक मेटल जो बॉन्डेड होता है एक साथ, और एक लिगेंड होता है, कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड करके एक लिगेंड होता है, वो दोनों कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेटल क्लस्टर। ओह शिट, पहला पेज में चला गया यार, ये हर बार ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, आज से हो रहा है, बट क्या रोको, आफ्टर करंट पेज, न्यू पेज, ठीक है। सवाल क्या था, एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्लस्टर, हमने क्या आपको डेफिनेशन दिया, दो मेटल बॉन्डेड है
और एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिगेंड प्रेजेंट है। जितना ग्रेटर देन 2 मेटल बॉन्ड होगा, मेटल बॉन्डेड होगा, और CO जो है लिगेंड है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें ऑप्शन आप एलिमिनेट करो। मैंने आपको क्या बताया, 2 मेटल या 2 से अधिक मेटल होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, आयरन 2 है, कोबाल्ट 2 है, आयरन 3 है। यहाँ पे 3 दिख गया, कोबाल्ट 10 है, 9 है, 8 है, 12 है। बस यहाँ पे मेरे को दिख गया स्टेटमेंट, आयरन 3, कोबाल्ट 12। बस ये आंसर है इसका। अगर इसका डायग्राम समझना है तो डायग्राम समझा देता हूँ। Fe होता है, ऐसे CO होता है, यहाँ CO बहुत लोग छोड़ देंगे वीडियो में। ऐसा CO होता है, मतलब समझ रहे हो कितना लेवल। मतलब ये देखो, ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, वो पता नहीं माइनिंग एग्जाम है, थोड़ा मुश्किल पूछ दिए थे, बट ऐसे आपसे नहीं पूछेगा। तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उन लोग बहुत टेंशन में आ गए थे ये पेपर देखे कि सर बहुत मुश्किल आ रहा है, इसको बताओ। तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है, ऐसा पेपर नहीं बनाने वाले। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है मेटल क्लस्टर का। जो आप 12वीं का वीडियो देख रहे होंगे तो ये देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आओ। ये तो पुकी से सवाल है, ये तो आप कर ही जाओगे, अपने तो कई बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, फिर ऐसे भी पढ़ते होगे प्लांट हार्मोन क्या होता है, एनिमल हार्मोन क्या क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन से मैंने तो सूरजमुखी याद किया है। जो सूरजमुखी होता है वो सूरज की तरफ अपना दिशा मोड़ देता है और वहां पे जाता है, तो ऑक्सिन से मैंने वो याद किया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन क्या होता है, जिबरलिन्स। जिबरलिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट हार्मोन है दैट इज जिबरलिन्स। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो से तो नाम ही आता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन। तो सवाल क्या पूछ रहा है मुझे, तो फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इंसुलिन हमने बताया था बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन। सो आंसर विल बी साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या है, सेल डिवीजन में मदद करता है। ऑक्सिन क्या करता है, सूरज की तरफ मोड़ देता है। तो जो प्लांट ग्रोथ होता है वो लंबा होते रहता है, सूरज की तरफ जाते रहता है, सूरजमुखी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिबरलिन्स क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, उसको ग्रोथ में मदद करता है जिबरलिन्स। ठीक है, एक और बताना कौन सा है जो ग्रोथ इनहिबिटर है, जो प्लांट का ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता देना। चलो ये वाला क्या, ओह व्हाट इज दिस, अच्छा इसी से कंटिन्यू था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाय हाय हाय, ये भी तो मैं उसी दिन कराया था। सवाल कितना रिपीट हो रहा है PYQ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, सारे डायरेक्ट। अगर आपको जॉन अब्राहम का एग्जांपल याद आ रहा है तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत 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 सही चल रही है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, क्या कहता है पास्कल्स लॉ। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आप अगर जितना प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हो, ये हर जगह सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, गैराज में। गैराज में आप जाते हो तो एक पतला सा बंदा है 85 kg का, और यहाँ पे 1450 kg का आपका कार है, मारुति स्विफ्ट डिजायर। तो ये बंदा जो होता है पतला सा होता है, ये भी ऐसे अपना पैर इसमें कर देगा और ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में तो आप कभी उठा नहीं सकते हो अनलेस यू आर जॉन इब्राहिम। सो ये वाला कंडीशन में क्या यूज करता है, ये पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या कहता है, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यहाँ पे अगर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो पूरे बॉडी में, पूरे जो अंदर में फ्लूइड है सारे जगह सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा। सो इसके कारण से क्या होगा, ये वाला प्रेशर होने के कारण यहाँ पे एग्जर्ट हो जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। सिंपल लॉजिक है पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ से मेरे को एक और चीज याद आ रहा है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या इससे कुछ आपको इक्वेशन याद आ रहा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। आप समझो ठीक है, आप समझो आप गार्डनिंग कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो। गार्डनिंग करते हुए मुझे बताओ, आपको यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, व्हाट इज दिस, मतलब कोई फूल है, फूल भेजा हूँ गुलाब का, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में पाइप है। अब मुझे बताओ, आप पाइप को स्क्वीज करोगे, स्क्वीज मतलब अगर मेरे को दूर तक पहुंचाना है तो आप पाइप को एकदम नॉर्मल रखोगे या थोड़ा स्क्वीज करोगे, बिल्कुल सही, स्क्वीज करोगे तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा रहे हो। नहीं समझ में आया, वापस बताता हूँ। फॉर्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाऊंगा मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने घटाया, पहले जो पाइप था इस टाइप का था, अब मुझे दूर तक पहुंचाना तो मैं स्क्वीज कर दूंगा ना, उसको थोड़ा सा दबा दूंगा, समझ रहे हो ना। आप इमेजिन करो, आप पाइप पकड़े हो, आपको दूर तक पानी फेंकना है, आप स्क्वीज करोगे तब जाके ना वो दूर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो नहीं जाएगा। तो यू आर जस्ट जस्ट डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ यू आर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द प्रेशर विल इंक्रीज, दैट इज द केस। कई बार जो लड़कियां होती है वो वेजेस पहनती है, हील्स पहनती है, तो
आप देखते हो पार्टी वगैरह डांस करने के बाद उनका पैर में पेन होने लगता है, या फिर जो जो लड़कियाँ सुन रही हैं उनको भी पता होगा, जो डांस करने के बाद पेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेजेस का जो ये वाला पार्ट होता है, हील वाला होता है, बहुत पतला सा होता है। लेकिन जो अल्फा मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो आराम से हवाई चप्पल, जो पैरागॉन का हवाई चप्पल आता है, वो पहन के डांस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हो कितना बड़ा है। P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा आपका प्रेशर उतना कम लगेगा। समझ में आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है तो प्रेशर कम लगेगा। लेकिन जो लड़कियों का जो वेजेस होता है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस बहुत घट गया है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए जो क्लब से बाहर निकलती है लड़कियां, तो आप समझते हो हाथ में क्यों वो वेजेस लेके बाहर निकलती है। अब रीजन समझ में आया लल्लू लाल? चलो, तो पास्कल्स लॉ क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बर्नौलीज थ्योरम। हाँ, बर्नौलीज थ्योरम बहुत प्यारा चीज है यार, बर्नौलीज थ्योरम बताता हूँ। आफ्टर करंट पेज, ठीक है। बर्नौलीज जी ने एक सिद्धांत दिया था, बहुत प्यारा सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब क्या? स्पीड और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, इसका मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो, ये प्यारा सा पूकी घर है मेरा, है ना? ये मेरा छप्पर है, क्या बोलते हैं यार इसे, छप्पर ही तो बोलते हैं, ऊपर छप्पर होता है। और मैं यहाँ पे आराम से लॉन टेनिस देख रहा हूँ। और नहीं, बस यहाँ अकेले में हूँ, ठीक है। अब समझो क्या हो रहा है। जब नॉर्मल कंडीशन, ये केस 1 है और एक बता रहा हूँ, एक केस 2 है। ध्यान से सुनो, बहुत मजा आने वाला है। नॉर्मल कंडीशन, एकदम सुहाना वेदर है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ का जो एयर है और यहाँ का एयर है, बैलेंस करके रखा है। मेरा जो छप्पर है या फिर मेरा जो ऊपर का सीलिंग है, वो दोनों आराम से इंटैक्ट है, सेम जगह में। बट जैसे मौसम ने करवट बदली और सावन ने आया, सावन ने दस्तक दी, तो क्या होता है? बर्नौली थ्योरम लग जाएगा। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है? मान लो बहुत तेज आंधी चल रही है, स्पीड बहुत बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला कंडीशन में तो हमने देखा कि जो एयर मॉलिक्यूल है यहाँ का और यहाँ का, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखिए। बट समझो जैसे स्पीड बहुत बढ़ गया, विंड बहुत स्पीड बढ़ गया, प्रेशर यहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर गायब हो गया। ये तो अपना एयर मॉलिक्यूल जो था, यहाँ से तो अपना एग्जर्ट कर ही रहा था प्रेशर, बट यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। तो क्या होगा ना, जो हमारा छज्जा है, ये छप्पर है, वो बाहर निकल जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, आपने वो एग्जाम्पल, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, उड़ीसा का एग्जाम्पल देखा होगा या फिर जापान का देखा होगा कि छप्पर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? सेम यही लॉजिक है बर्नौली का। क्या होता है, जैसे स्पीड बढ़ेगा प्रेशर वहां पे घट जाएगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा। यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल है वो तो ऑलमोस्ट जो पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। बट यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फोर्स तो नहीं है, नहीं, फोर्स तो खत्म हो गया है। बस यही कारण से आपका जो छज्जा है वो बाहर निकल जाता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, बर्नौली थ्योरम एकदम सॉर्टेड हो गया, है ना? सेम यही होता है जो आप कई बार होता है ना, आप गाँव वगैरह में क्या होता है, लोग सोचते थे कि जो मूविंग ट्रेन होता है वो खा जाता है। तो आप लोग को, आप बचपन में भी गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो आपकी मम्मी या फिर कोई भी बोलते होंगे कि ट्रेन के पास ज्यादा खड़े मत रहो। क्यों? क्योंकि बोलते थे ट्रेन खींच लेगा, बट ट्रेन कभी खींचता नहीं है ना। होता है क्या है, मान लो ये ट्रेन है, आप यहाँ पे आराम से खड़े हो, है ना, वेफर्स खा रहे हो। मान लो बहुत जोर से अगर ट्रेन पास हुआ, स्पीड, तो यहाँ पे एकदम स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर घट गया। पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या है, प्रेशर यहाँ का प्रेशर बैलेंस करके रखा है। बट जैसे यहाँ पे स्पीड में ट्रेन गया, प्रेशर यहाँ का खत्म हो गया, आपको आगे पुश कर देगा और आप आगे चले जाओगे। समझ में आ गया? ये सारा बर्नौली का नियम है। बर्नौली का एग्जांपल आप स्विंग में भी दे सकते हो। जो स्विंग बॉलर्स होते हैं, जैसे इरफान पठान हो गया, जिमी एंडरसन हो गया, तो वो लोग को क्या एडवांटेज था स्पीड का। जैसे स्पीड करते थे, हवा काटता था, प्रेशर घट जाता था और बॉल लहराता था, ठीक है, स्विंग करता था बॉल। तो ये सारा नियम किसका है? बर्नौली थ्योरम का। बहुत प्रैक्टिकल बताया हूँ, पूरा क्लियर हो गया। सवाल क्या था वैसे? हाइड्रोलिक ब्रेक से सवाल था, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक आंसर क्या है? पास्कल सा। आर्किमिडीज तो सिंपल है यार, जो डिस्प्लेस होता है वो सेम बॉयंसी फोर्स है, वही सेम के बराबर होता है। जैसे ये पानी है, या और यहाँ से कुछ पानी छलका छलका है पानी, तो जो छलका है वही हमारा बॉयंट फोर्स है। क्लियर हो गया सारा चीजें? बहुत तमीज से बताया हूँ, याद कर लेना सारा चीजें, ये सब सवाल पूछेगा। पास्कल्स लॉ पूरा क्लियर हो गया, बर्नौली थ्योरम जीवन में कहीं भूलोगे? और लड़कियां, ये आप लोग भूलना मत, वेजेस पहना छोड़ो और अल्फा मेल लोग की तरह पैरागॉन हवाई चप्पल पहना स्टार्ट करें आप लोग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ओ भाई, इतना स्लाइड ले लिया, कितना बच गया? 19 हो गया। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, सारी चीजें फोकी से। ऑल ऑफ द अबव मैंने ट्रिक वाले वीडियो में बताया था, ऑल ऑफ द अबव आ रहा है सवाल, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ब्रेन से कुछ कुछ याद कर लो। फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम से मुझे क्या याद आएगा? विल पावर हो गया। इसमें से करता हूँ विल पावर। अरे यार, ये काफी बड़ा इसका फॉन्ट क्यों हो गया है?
विल पावर आता है सेरिब्रम में, इंटेलिजेंस का एरिया है, ठीक है, इंटेलिजेंस का एरिया है सेरिब्रम में। विल पावर हो गया, इमोशंस भी आता है ना, इमोशंस भी आ जाएगा, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम किस लिए होता है? सेरिबेलम पे भी एक सवाल आया था अभी हाल फिलहाल में। बॉडी का पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करता है, बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर में होता है। होता है मेडुला, मेडुला इज इंपॉर्टेंट, मेडुला कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, और रेगुलेट करता है हमारा, रेगुलेट्स आवर हार्ट बीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सवाल है रेगुलेटिंग हार्ट बीट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट मेडुला। एंड पॉन्स होता है वो कनेक्ट करता है स्पाइनल और ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। तो सारा हम लोग का नर्वस सिस्टम रिवाइज हो गया। थिंकिंग में होता है, हार्ट बीट रेगुलेट करता है कौन कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। बैलेंसिंग द बॉडी कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिब्रम क्या होता है? विल पावर, इंटेलिजेंस। अब जो आपका जो बॉडी अभी जो आईक्यू लेवल है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर सेरिब्रम। सेरिब्रम को प्रोटेक्ट करो, इसीलिए जो आपको कहते हैं कि आप अपना सर बचा के रखो, आप हेलमेट पहने घूमो, जहाँ भी जा रहे हो हेलमेट पहने घूमो। क्यों? आर्टिकल 21 याद आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स व्हाट? बायो फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, टू एनहांस प्लांट का ग्रोथ को एनहांस करता है, एनहांस प्लांट ग्रोथ, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स तो सब चीज करेगा, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फॉस्फेट, सारे ऑल ऑफ द अबव देख के तो मार ही देता हूँ, ये सारे ही मारा करो, ठीक है। नेक्स्ट, ओ ये अच्छा सवाल है, पाई बॉन्ड। ध्यान से सुनो, ये स्किप भी कर सकते हो, बट जिनको इंटरेस्ट आ रहा है साइंस में वो सुनो, जिन्हें नहीं आ रहा वो भी सुनो। क्योंकि एक सवाल आ गया तो फिर फ्री का नंबर है ना। A pi bond is formed by the overlap of what? सिग्मा। देखो दो चीज होता है बॉन्ड्स में, अगर पढ़ रहे हो, जेम्स बॉन्ड, एक होता है सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा एंड वन इज पाई बॉन्ड। होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड में होता है हेड टू हेड कोलिजन होता है, हेड टू हेड कोलिजन होता है या फिर बॉन्ड बनता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड में बनता है साइड टू साइड, साइड टू साइड। ये सब 12वीं क्लास का एनसीईआरटी या फिर 12वीं क्लास जिसने पढ़ा होगा वो सब में था। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल, दोनों मिलेगा, हेड टू हेड कोलाइड करेगा, बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक और होता है एस बॉन्ड प्लस पी बॉन्ड। पी बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, अगर जिसका 12वीं में एनसीईआर ये केमिस्ट्री था तो उसने पढ़ा होगा, डबल शेप का होता है, तो इस टाइप का बनता है। और प्लीज, आई नो बहुत मुश्किल हो रहा होगा आप लोग के लिए जिसका आर्ट्स है, ये सवाल स्किप करो, ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल था, ठीक है। हम लोग को, मुझे मुझे मतलब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीजें। एस और एस दोनों हेड ऑन हेड कंक्लूजन, ये कोलिजन करके क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड्स। बट ये बस इतना याद कर लो, सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा है? हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। बट पाई बॉन्ड में क्या होता है? साइड टू साइड कोलिजन होता है, जैसे पी बॉन्ड और ये पी बॉन्ड दोनों मिल गया, बनाएगा क्या? पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब जो पाई बॉन्ड होता है, अब यहाँ सोचो, हेड और हेड को दोनों को मिला रहे तो इसका बॉन्ड कितना होगा? बॉन्ड ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा बॉन्ड। अब इसे साइड मिला रहे ना, साइड मतलब समझ लो बस बस आप टच कर रहे हो किसी को, तो टच करने पे उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है। आप हेड मिलाते हो, सर से सर मिलाते हो तो ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। अब बस आप छोड़ो। तो इसका बॉन्ड कम बनता है, बस इतना ही समझो, ज्यादा मत समझना इसमें, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ व्हाट? पी एंड पी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गया, पाई बॉन्ड क्लियर हो गया, भूलोगे तो नहीं? चलो, ओ भाई दो सवाल कितना बचा है? कि तीन, ओ, 5 सवाल बचा है, लेट्स स्टार्ट। चलो, द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय, बहुत लोगों का तो ये सवाल लेके डर गए होंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होता है समझो। फ्री रेडिकल्स होता है वो चीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अब भी ठीक करके देता हूँ। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फ्री रेडिकल समझ लो ऐसा है, आप अपने घर पे अकेले हो तो फ्री रेडिकल्स हो गए ना, बहुत कुछ करना चाहते हो अपने घर पे अकेले आप हो तो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अनपेड होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान सुनो, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं उनको भी मैं समझा देता हूँ। समझो सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाई हेली लिथी बेरी बोर कार नाई ऑक्स ब्लू नी सोडी, सोडी, सोडी बोले तो 11, 2, 8 और 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इसमें एक होता है चीज जिसको हम लोग कहते हैं ये एस पी ऑर्बिटल। दो है, एस ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स का जगह है तो ये फील्ड हो गया। पी ऑर्बिटल में तीन होता है, तीन खंडा होता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। पेड तो 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्लियर हो गया? अब लास्ट में बचा एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब ये ऐसे ही रह गया, इसके पास कोई चार्ज ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन इसको पेयरिंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यही जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बन जाता है क्या, फ्री रेडिकल बन जाता है। क्लियर हो गया, ये बन जाता है हमारा क्या, फ्री रेडिकल। अब जैसे ये हो गया फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय व्हाट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ये उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। एनएमआर, एनएमआर भी नहीं करेगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये डिटेक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा ना, तो बस ये आंसर अपना हो गया, यूवी विजिबल भी नहीं करेगा। ये देखो मुश्किल सवाल है, इसको स्किप कर सकते हो। जिसको फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट पता था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही इसको सवाल को अटेम्प्ट कर पाएगा। फ्री रेडिकल्स क्लियर हो गया, फ्री रेडिकल्स कुछ नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम का हमने एग्जांपल देखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, इसीलिए उसे कौन डिटेक्ट किया, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हो गया, मुश्किल सवाल था, इसको बिल्कुल स्किप करो, कोई कोई इशू नहीं है, ये सवाल गलत हो गई। और बीएमओ जो डीएमओ है, क्या कहते हैं, एमडीओ है, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो जनरली कंप्यूटर केमिस्ट्री वाले लोग के लिए ही है, तो इसीलिए ये सब सवाल बनाया गया, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सवाल, लाइकेंस आर अ गुड इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकेंस याद होना चाहिए, एल्गे और फंगाई का मिश्रण से बनता है, एल्गे और फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, ठीक है। और दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एक और सवाल यहाँ बनता है कि एल्गे लाइकेंस क्या डिटेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन। अब होता है क्या है ना, अगर SO2 का मात्रा बढ़ गया तो लाइकेंस जो होता है विलुप्त हो जाता है, ये जो ये लाइकेंस है ये विलुप्त हो जाता है, तो इट इज अ बायो इंडिकेटर्स, ये बायो इंडिकेटर्स है, ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए। क्लियर हो गया, लाइकेंस किसका होता है, एल्गे और फंगाई से बनता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। और क्या डिटेक्ट करता है, एयर पोल्यूशन। और बहुत ज्यादा अगर SO2 आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, तो दैट इंडिकेट्स दैट लाइकेंस आर डीकलराइजिंग, मतलब वो खत्म हो रहा है लाइकेंस। ठीक है, SO2 NO2 दोनों मिला के क्या बनाता है, एसिड रेन बनाता है। CH4 मीथेन पैडी से निकलता है, CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत जो हमारा क्या कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट होता है, इसमें यही बोला गया कि CO2 को कंट्रोल करो, और सबसे ज्यादा CO2 कौन निकालता है, चाइना निकालता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, दे आर सम प्लास्टिक्स व्हिच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टली। ये देखो ये सब पूकी सवाल है, ये सब गलत मत करना। 17th BPSC में सवाल आता है, बेकलाइट और मेलामाइन क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टाइल्स जो आप घर पे यूज करते हो, एक बार बना देते हो तो फिर उसके बाद उखड़ता नहीं है ना, अब रोलर चला दोगे उसके अंदर तो वो अलग बात है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वंस दे आर मोल्डेड, दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, सो आंसर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जांपल बेकलाइट एंड मेलामाइन। यार मैं पसीना पसीना से लथपथ हो चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मरकरी बिकॉज। कोई चीज सिंक कब करता है, जब उसका डेंसिटी अधिक रहता है। समझो, एक एग्जांपल समझ लो, जैसे आप ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। समझ लो कोई अगर जंप कर रहा है, पानी में जंप कर रहा है, तो अंदर घुस जाता है ना पूरा, समझ लो ना। कहो ना प्यार देखो, वो मूवी में क्या होता है, ऋतिक रोशन जंप मार देता है, अंदर घुस जाता है, बट कुछ देर के बाद बॉडी ऊपर आने लगता है ना। बट पहला स्टार्टिंग में तो बॉडी सिंक हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है, बॉडी का जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन दिस डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज वाई इट विल सिंक। बट अगर समझो डेंसिटी उससे कम है तो दैट विल फ्लोट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो यही सवाल है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मर्क्यूरी बिकॉज। जो सॉलिड पीस ऑफ आयरन है वो वाटर में सिंक करता है, अंदर घुस जाता है, बट मर्करी में स्लो फ्लोट करता है, तो क्या होगा इसका रीजन, सिंपल रीजन है, आयरन का जो डेंसिटी है वो वाटर में ज्यादा है, इसलिए वो अंदर चल जा रहा है, बट मर्करी से लेस है, इसलिए वो सिंक कर रहा है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा वो अंदर डूब जाएगा ना, कहो ना प्यारे वाला एग्जाम्पल आपको याद आ गया होगा। ठीक है, जिसका ज्यादा डेंसिटी है वो अंदर डूब जाएगा, और जिसका कम डेंसिटी होगा वो सिंक करेगा, तो ये वाला चीज है। तो आई गेस सारा सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 18-19 सवाल था, सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सवाल थोड़ा ट्रिकी था, कुछ कुछ सवाल इजी था जो हर बार PYQ पूछता है, बट कुछ कुछ सवाल चार तीन, एक सवाल जो था जो बहुत मुश्किल था, 11वीं 12वीं का था, या फिर IIT की तैयारी करते उनके लिए सवाल था, तो दैट कुड बी इजिली स्किप्ड यार, वो सब का लोड मत लो। मैं अभी बोल रहा हूँ जो 71st BPSC में बता रहा हूँ, PYQ बहुत अच्छे से करो, जो वीडियोस में ला रहा हूँ रिवीजन सीरीज में वो सब करते चलो, थीम वाइज ही है, वो सब करते चलो, आराम से 30 में 30 आएगा, ज्यादा भागा दौड़ी मत करो। जो मुश्किल सवाल है, जैसे ये वाला सवाल जो था EMR वाला, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये फ्री रेडिकल्स वाला, ये सब मुश्किल सवाल है, ये सब आप नहीं कर पाओगे, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका इतना लोड मत लो। अगर नहीं बन रहा, वेरी गुड, नहीं बनने दो। बहुत लोग का नहीं बना, 95% लोग का नहीं बनेगा, 98% लोग का नहीं बनेगा, 2% ही लोग होंगे जो IIT से है, या फिर जो बाकी लोग जो पढ़े हैं केमिस्ट्री उनसे बनेगा, तो फिर उसका क्या लोड लेना, बाकी चीज में लेवरेज लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।